15 अप्रैल को यह सार्वजनिक किया गया कि ईडी ने एक बोगस फर्जी चार्जशीट एजेएल और यंग इंडियन के मामले में दायर करी है, जिसमें सोनिया जी का और राहुल जी का भी नाम है। अब क्योंकि सरकार ने इसमें इतने झूठ फैलाए हैं और हर कोई इसमें विशेषज्ञ बन गया है बिना तथ्य जाने, तो कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य आपके लिए जानने जरूरी है। सबसे पहले तो ये एजेएल और यंग इंडियन है क्या और किस तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। यंग इंडियन एक कंपनी है और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक कंपनी है। झूठ फैलाया जाता है कि यंग इंडियन ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया, ये झूठ है। झूठ फैलाया जाता है कि सोनिया जी और राहुल जी खूब पैसा पीट रहे हैं, झूठ है। झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने कुछ हेराफेरी करी, झूठ है। अब समझ लीजिए बात क्या है। एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड वो संस्था है जो नेशनल हेराल्ड छापती है। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो जंगे आजादी के दौरान हिंदुस्तान की मुखर आवाज बनकर उभरा था। इसकी स्थापना खुद पंडित नेहरू ने, रफी अहमद किदवई जी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे आजादी के महानायकों ने की थी। खैर, समय बढ़ता गया, ब्रिटानिया हुकूमत से हम लड़ते रहे। ब्रिटिश ने एजेएल को और नेशनल हेराल्ड को बैन भी किया था, लेकिन इसके बाद एजेएल पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसके ऑपरेशंस भी सस्पेंड करने पड़े, लोगों को देने के लिए तनख्वाह, उनके पीएफ वगैरह का पैसा भी नहीं था। तो 2002 से 2011 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने 100 बैंक ट्रांजैक्शंस और चेक के माध्यम से 90 करोड़ का लोन एजेएल को दिया। लेकिन क्योंकि एजेएल पर कर्ज इतना ज्यादा था और ऑपरेशंस खत्म हो चुके थे, तो उसकी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, उसके ऋण को शेयर में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत आम प्रैक्टिस है, सरकार भी एनसीएलटी में लगातार करती रहती है। और ये इक्विटी एक नई कंपनी यंग इंडियन में डाल दी गई। यंग इंडियन सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका क्या मतलब हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, डिविडेंड में, सैलरी में नहीं दे सकती है। इसके शेयर होल्डर कौन थे? इसके शेयर होल्डर 4 लोग थे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी। सोनिया जी तब अध्यक्ष थी, राहुल जी महासचिव थे, संगठन महासचिव ऑस्कर जी थे, और मोतीलाल वोरा जी कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर थे। खैर, क्या यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर कर लिया? कतई नहीं। एजेएल के 700 शेयर होल्डर्स थे, ईजीएम में उन्होंने अप्रूव किया, तब डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ और यंग इंडियन भी एक शेयर होल्डर बन गया। एजेएल की सारी संपत्ति, उसके सारे एसेट, उसके सारी इनकम उसकी अपनी है। उसकी इनकम का, उसकी रेंटल का एक नया पैसा ना तो यंग इंडियन में जाता है, ना उसके किसी शेयर होल्डर में जाता है। खैर, समय चलता रहा, गाड़ी पटरी पर आई और अब एजेएल नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज जैसे अखबार छापता है, वेबसाइट चलाता है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल करता है। एक और झूठ बोला गया कि एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतना पैसा तो बीजेपी के दफ्तरों में ही है, हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने खुद एजेएल की प्रॉपर्टीज का आकलन मात्र 359 करोड़ पर किया है। खैर, 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए। 2020 तक उन्होंने ये केस लड़ा। उसके बाद वो बड़े मुखर तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगलने लगे, उनका सच बयां करने लगे। इससे दोनों लोग डर गए, उनको लगा कहीं सुब्रमण्यम स्वामी बिदक न जाए। तो 2021 में सरकार ने खुद से एक केस फाइल कर दिया, सेम केस फाइल कर दिया हमारे खिलाफ। 2023 में ईडी ने प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी किया। 10 अप्रैल 2024 को ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को कंफर्म किया और शर्त यह थी कि 365 दिन विद इन 365 डेज चार्जशीट दायर होनी। अगर चार्जशीट दायर ना होती तो केस खत्म हो जाता। सरकार ने आनन फानन में, घबराहट में, बौखलाहट में 365वें दिन, 365th डे 9 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दायर करी, जिसमें इन सब लोगों के नाम है। अगर आपके पास साक्ष्य थे, सबूत थे, 12 सालों से ये केस चल रहा है, आपके पास तथ्य थे, तो आपने पहले क्यों नहीं चार्जशीट दायर कर दी? आपको 365वें दिन के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा? असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को भाजपा का पालतू फ्रंटल बना दिया है और उससे सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। कुछ लोग होंगे जो आपकी इन प्रताड़नाओं से डर जाते होंगे मोदी जी, लेकिन वो कांग्रेस वाले नहीं है।
वो राहुल जी और सोनिया जी नहीं है जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। इन गीदड़ धमकियों से आप किसी और को डराइए। और अगर आपको लगता है कि ये सब करके आपके खिलाफ उठने वाली आवाजें बंद हो जाएंगी, आपकी नफरत की राजनीति को हम यूं ही पनपने देंगे, आपके आदिवासी, दलितों, पिछड़ों के हक को हम ऐसे ही मारने देंगे, इस देश को बेरोजगार और महंगाई के तले दबने देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। हम आपको मणिपुर से लेकर आपकी हर विफलता पर सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम आपसे डरते नहीं हैं और आपकी इन गीदड़ धमकियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है।